दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस रहा है जिसने बहुत अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। और जितने भी इन्वेस्टर्स अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक आधा फंड तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया ही हुआ है। लेकिन पिछले एक साल में बहुत सारी चीजें एक्सिस म्यूचुअल फंड में हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी हमें एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम से निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो अभी मई में हमने यहां पर देखा था वो जो स्कैम की न्यूज आई थी उसकी वजह से थोड़ा इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट यहां पर लूज हुआ। उसके बाद अगर आप अभी इस वक्त देखेंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड की ऑलमोस्ट जितनी भी स्कीम्स हैं वो पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी परफॉर्मेंस है लेकिन एक डेढ़ साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस एक्सिस म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका यहां पर देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, फिर हम समझेंगे कि आपको किस स्कीम में क्या यहां पर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की, 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। अभी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं, हालांकि उन हाउस की स्कीम सारी अलग अलग होती है लेकिन एक कॉमन चीज हमेशा से देखने को मिली है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करेंगे तो वो मेजरली आपको वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाते हैं, पराग पारिक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। वैसे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस मेजरली अपना पैसा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में यहां पर लगाकर चलता है। तो एक बार ही पहले चलते हैं, मैं मेजर स्कीम्स आपको दिखाता हूं, उनकी परफॉर्मेंस दिखाता हूं, मेजर स्टॉक्स दिखाता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये रिटर्न्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड को यहां पर लिया है। तो यहां पर आप देखेंगे एक साल के रिटर्न्स अगर आप कैटेगरी में कंपेयर करेंगे तो ये लगभग लास्ट अपनी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि एक साल में लगभग सबसे खराब रिटर्न्स एक्सिस ब्लू चिप फंड ने आपको बनाकर दी होगी। लेकिन 5 सालों में अगर अभी भी आप रैंक विद इन कैटेगरी देखेंगे तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। अब अगर आप इसके शेयर्स पे नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, जितनी भी ये कंपनीज यहाँ पर दिखती हैं इनमें ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये ग्रोथ स्टॉक्स यहाँ पर आपको मौजूद हैं। ये सारी कंपनीज या तो बैंकिंग सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर में दिखती हैं या फिर ग्रोथ स्टॉक्स यहाँ पर आपको नजर आते हैं। और हुआ क्या है कि पिछले एक साल में बैंकिंग, आईटी ये 2 सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पर करके चल रहे हैं। और साथ में जब जब रिसेशन आया है तो यहां पर ग्रोथ स्टॉक्स को मार पड़ी है। तो यही चीज यहां पर एक्सिस ब्लू चिप फंड में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड को यहां पर देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप 5 साल में इसकी रिटर्न्स देखेंगे और विद इन कैटेगरी यहां पर रैंकिंग देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। लेकिन अगर आप 1 साल की रिटर्न्स देखेंगे या 6 महीने की रिटर्न्स देखेंगे तो ये काफी खराब करते हुए दिख रहा है अगर आप रैंक विद इन कैटेगरी से इसको कंपेयर करते हैं। नीचे चलते हैं एक बारी, तो नीचे जाएंगे आप इनके स्टॉक्स भी यहां पर देखेंगे तो जितने भी ये स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में हैं ये सारे स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स यहां पर नजर आते हैं, यानी कि हाई ग्रोथ हाई रिस्क काइंड ऑफ स्टॉक्स यहां पर ये सारे ही नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स इस वक्त यहां पर प्रोवाइड करके नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा एक और फंड है जिसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड को भी अगर आप दोस्तों यहां पर देखेंगे तो अगर आप इस फंड में भी देखेंगे एक साल में आप देखेंगे रैंक विद इन कैटेगरी सबसे खराब करने वाले फंड्स में से एक फंड चल रहा है। 6 महीने में, एक साल में, ईयर टू डेट में ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है। लेकिन अभी भी 3 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। तो यहां पर भी दोस्तों आपको यही चीज देखने को मिलेगी। आप देखिए बजाज फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्रीज, इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी दोस्तों वही चीज देखने को मिलती है। तो 2 कॉमन चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। पहली चीज कि जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो सबका सेम रहता है और दूसरी चीज कि कंपनीज भी आपको काफी सारी कॉमन यहां पर मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों कुछ फंड्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से एक फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड पे मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि आपको टाइमली एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप इस फंड को देखेंगे एक साल में ये वन ऑफ दी
वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है और 5 सालों में भी कुछ खास रिटर्न्स ये फंड नहीं दे रहा है। कंपनीज दोस्तों यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, मेजरली जितनी भी कंपनीज हैं ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो काफी ज्यादा अभी चल रही है अगर आप मार्केट की इंडस्ट्री की पीई की बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से एक फंड आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर आप इसकी रिटर्न्स यहां पर देखेंगे तो ये एक साल में इतना खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है, 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे, जितना कि बाकी फंड्स यहां पर खराब करते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर भी लेकिन दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है वो आपको लगभग सेम मिलेगी कि यहां पर भी मेजरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ही अपना मेजर पैसा ये फंड यहां पर लगाकर चल रहा है। अब दोस्तों हमने ये चीज समझ ली कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस मेजरली अपना पैसा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में लगाकर चलती है। अब समझते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते क्या है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली कि जब बुल रन चल रही होती है, अच्छी मार्केट चल रही होती है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको मार्केट ये मानता है कि ये अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेगी और ये जो इंडस्ट्री में ये कंपनी है ये अपनी जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज है उनको आउट परफॉर्म करेंगी। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऐसे स्टॉक्स को हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे देता है। जैसे कि हमने यहां पर इसके पोर्टफोलियो में एवेन्यू सुपरमार्ट्स देखा, हमने कोटक महिंद्रा बैंक देखा, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा इन्फो एज हमने इसके पोर्टफोलियो में देखा है, बजाज फाइनेंस देखा है। ये मेजरली वो स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट को पूरी उम्मीद है कि ये अपनी जो इंडस्ट्री है उसमें अपने और बाकी जो पीयर्स हैं उनको आउट परफॉर्म करेंगे और साथ साथ ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने वाले टाइम में बाकी इंडस्ट्रीज को आउट परफॉर्म करेंगे। अब पिछले 1 साल से रिसेशन का खतरा आ रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा आ रहा है। अब यहां पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहली जो मार पड़ती है वो ग्रोथ स्टॉक्स पे पड़ती है, क्योंकि उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा होती है, उन्होंने बहुत अच्छा रन अप दिया होता है, बहुत अच्छी प्रॉफिट में होते हैं वहां पर मेजरली इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं और वो पैसा वो लगाना शुरू करते हैं वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में, जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और इस वजह से वो म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं जहां पर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा होता है। और एक टाइम के लिए ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लगते हैं और ये मेजर एक रीजन है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनीज उसके पोर्टफोलियो में अभी भी अच्छी है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यही ये फॉलो करता है, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में उन्होंने चेंज नहीं किया है, अभी भी वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ग्रोथ कंपनीज हैं उनमें परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इनका फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दूसरा रीजन, सिंस ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बात करें, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, सारी कैटेगरीज में एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका बहुत ज्यादा हो चुका है। और एक लेवल के बाद ऐसा भी होने लगता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से जो फंड मैनेजर है वो उनको समझ नहीं आता कि ये जो एक्सेस पैसा इनके पास आ रहा है इसको ये कहां पर इन्वेस्ट करे, और वो भी एक रीजन है कि ये फंड हाउस अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब बात आती है कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात इस चीज से आपको ये सीखना है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आया हूं, कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फंड हाउस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। ये एएमसी रिस्क होता है जो मैं आपको लगातार बोलता रहा हूं कि एक फंड हाउस का मैक्सिमम आप 1 या 2 म्यूचुअल फंड लीजिए, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको किसी भी पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड हाउस के नहीं लेने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सेम होती है। और दूसरा कि जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस परफॉर्म नहीं करता, बहुत रेयरली ऐसा देखा है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस का सिर्फ एक आधा फंड ही परफॉर्म करता है, क्योंकि जनरली जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो सेम होती है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस की स्ट्रेटेजी चलती है तो उसके सारे फंड्स अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, और खराब करते हैं तो सारे फंड्स खराब परफॉर्म करने लगते हैं। तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर एएमसी का आपको 2 से ज्यादा फंड्स नहीं लेने हैं, और एक फंड मैनेजर का एक ही फंड लेना है। जैसे कि विद इन म्यूचुअल फंड में भी ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनके जो एसेट मैनेजर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप के सेम फंड मैनेजर हैं, तो आपको वो चीज यहां पर अवॉइड करनी है। अब बात आती है कि क्या आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड से निकल जाना चाहिए। तो देखिए यहां
यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि म्यूचुअल फंड में अभी भी कोई कमी नहीं है, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी सेम है, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से ये अंडर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक जाना चाहिए कि अगर उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में कोई और अच्छे फंड्स अवेलेबल है तो आप स्विच करने के बारे में सोचिए। जैसे कि हमने ईएलएसएस फंड की बात की थी एक्सिस के, ये चीज मैं आपको पहले से ही बोलते हुए आ रहा हूं कि एक्सिस का ये जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है और लॉन्ग टर्म से परफॉर्म नहीं कर रहा है, पिछले 5-6 सालों से ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे फंड से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो ये मुझे अभी भी लगता है कि अपनी कैटेगरी में ये काफी अच्छा फंड है और ये फंड में आप अभी भी मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली फंड के हिसाब से देखना जरूरी है। अगर उस फंड की जो कैटेगरी है उसमें और अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं तो आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो परफॉर्मेंस में गिरावट आई है ये ओवरऑल जो मार्केट गिरा है उसकी वजह से है, तो आपको बने रहना चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए मैं अभी हमेशा आपको यही चीज बोलते हुए आया हूं कि कोई भी फंड ऐसा नहीं होने वाला जो हर साल हर महीने मार्केट को आउट परफॉर्म करे। हर फंड हाउस हर फंड में ये चीज होगी कि एक ब्रीफ पीरियड आएगा, 1-1.5 साल भी हो सकता है, वो पीरियड 2 साल भी हो सकता है, जब आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा। आपको उस टाइम पे भी उस फंड के साथ बने रहना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो फंड 1-2 साल ही परफॉर्म ना करे। अगर कोई फंड 5-6 सालों तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आपको ऐसे फंड से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पे हमने बात की थी। तो दोस्तों ये सब चीजों का आप ख्याल रखिए इन्वेस्ट करते हुए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से समझ आया होगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, और साथ में आपको बुरे फंड्स में भी अगर वो 1-1.5 साल में परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी बने रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो हर महीने हर साल मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। पेशेंस रखना हर फंड के साथ जरूरी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।